ऐसे समय की कल्पना कीजिए जब पत्थर के औजार ही वही सबसे बड़ी तकनीक थे। और फिर अचानक एक चमकदार नए धातु सामने आती है, तांबा। हम्म। और ये सिर्फ एक धातु नहीं थी, ये तो एक पूरी क्रांति की शुरुआत थी। इस एक खोज ने मानव जीवन को हमेशा के लिए कैसे बदल दिया होगा, आज हम उसी दौर की गहराई में उतरने वाले हैं। बिल्कुल। आज हम भारत की ताम्रपाषाणिक संस्कृतियों पर एक गहरी नजर डालेंगे। ये इतिहास का वो रोमांचक अध्याय है जब इंसान पत्थर और तांबे दोनों का इस्तेमाल एक साथ कर रहा था। और हमारे पास जो स्रोत है वो सब पुरातात्विक खोजों पर आधारित है ना? हाँ, और ये खोजें एक बहुत ही दिलचस्प और कह सकते हैं उलझी हुई कहानी बताती हैं। इस दौर का नाम ही अपने आप में कहानी है, ताम्रपाषाणिक, या अंग्रेजी में चालकुलिथिक। जी, ये दो शब्दों से मिलकर बना है। ताम्र यानी तांबा और पाषाण यानी पत्थर। ये नाम ही इस युग की सबसे बड़ी खासियत बताता है। मतलब ये पाषाण युग से धातु युग में जाने का एक लंबा और पेचीदा रास्ता था। हाँ, कोई एक रात में हुआ बदलाव नहीं। तो आज हमारा मिशन साफ है। हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि ये लोग कौन थे, कहाँ रहते थे, उन्होंने अपने पीछे क्या छोड़ा, और सबसे जरूरी बात, भारतीय इतिहास में ये दौर एक अनोखी पहेली क्यों माना जाता है। चलिए तो इस गुत्थी को सुलझाते हैं, और शुरुआत एक ऐसे तथ्य से करते हैं जो इतिहास की हमारी सामान्य समझ को ही उल्टा कर देता है। दुनिया में कहीं भी देखें तो पहले ताम्री युग आता है, और तकनीकी रूप से ज्यादा उन्नत कांस्य युग। बिल्कुल। लेकिन भारत में ये क्रम अजीब तरह से बिगड़ा हुआ है। यहाँ सैंधव सभ्यता का कांस्य युग पहले आता है और ज्यादातर ताम्र पाषाणिक संस्कृतियां उसके बाद या उसके साथ साथ विकसित होती हैं। और ये विसंगति ये इस पूरी कहानी का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है। ये हमें बताती है कि भारतीय उपमहाद्वीप में तकनीकी विकास किसी सीधी रेखा में नहीं हुआ। अच्छा, हाँ, ऐसा नहीं था कि एक तकनीक आई फिर उससे बेहतर आई और पुरानी खत्म हो गई। ये एक बहुत ही जटिल तस्वीर पेश करता है जहाँ अलग अलग तकनीक वाली संस्कृतियां एक ही समय में मौजूद थीं। शायद एक दूसरे को प्रभावित कर रही थी। हाँ, शायद एक दूसरे से व्यापार भी कर रही थीं। तो इसका मतलब जब हड़प्पा के लोग कांसे से आधुनिक शहर बना रहे थे, उसी समय देश के दूसरे हिस्सों में लोग पत्थर और तांबे का इस्तेमाल करते हुए गांव बसा रहे थे। ये तो ऐसा हुआ जैसे आज कोई एक ही देश में 5G इस्तेमाल कर रहा हो और दूसरा चिट्ठियां लिख रहा हो। एकदम सही पकड़ा आपने। ये शहरी और ग्रामीण जीवन के बीच एक जटिल रिश्ते की ओर इशारा करता है, जो आज भी हमारे समाज का एक बड़ा सच है। और इसी जटिल तस्वीर का एक बहुत ही रहस्यमयी हिस्सा है ताम्र निधियां। कॉपर होर्ड्स। हाँ, ये तांबे के औजारों और हथियारों के बड़े बड़े भंडार हैं जो मुख्य रूप से उत्तरी भारत में जमीन के नीचे दबे मिले। तो इन भंडारों में सिर्फ कुल्हाड़ी और भाले ही मिले या कुछ ऐसा भी मिला जिसने पुरातत्वविदों को चौंका दिया? चौंकाने वाली चीजें ही ज्यादा मिली। इन निधियों का जो केंद्र था वो था गंगा यमुना दोआब का इलाका। अच्छा। और इन निधियों की पहली खोज हुई थी 1822 में। कानपुर के पास बिठूर में एक कांटेदार बर्छी मिली थी। लेकिन जो सबसे बड़ी निधि मिली वो तो अविश्वसनीय है। कहाँ मिली थी वो? मध्य प्रदेश के गुंगेरिया में। जरा आंकड़े सुनिए, 424 तांबे के उपकरण। 424। हाँ, और 102 चांदी की वस्तुएं। उस जमाने में इतनी बड़ी मात्रा में धातु का संग्रह ये किसी राजा के खजाने से कम नहीं था। वाह! और जैसा आपने कहा, इनमें अजीब चीजें मिली। क्या थी वो? इनमें कुछ बहुत ही अनोखी चीजें थीं, जैसे श्रृंगी का तलवारें, जिन्हें एंटीना स्वॉर्ड्स कहते हैं। एंटीना स्वॉर्ड्स? जी, इनकी मूर के ऊपर का हिस्सा दो घुमावदार सींगों या कह लीजिए एंटेना जैसा दिखता है। ये इन्हें दुनिया में सबसे अलग बनाता है। फिर थे मत्स्य भाले यानी हार्पून, जो शिकार के लिए होंगे? हाँ, शायद बड़े जानवरों या नदी के जीवों के शिकार के लिए। लेकिन सबसे रहस्यमयी वस्तु हैं मानव आकृतियां, जिन्हें एंथ्रोपोमॉर्फिक फिगर्स कहते हैं। मानव आकृतियां मतलब तांबे की मूर्तियां? एक तरह से, लेकिन बहुत ही अजीब डिजाइन की। इनके 2 हाथ और 2 पैर होते हैं, पर सिर अक्सर मुड़ा हुआ या चपटा होता है। ये क्या थीं? क्या ये किसी देवता की मूर्तियां थीं? या किसी खास अनुष्ठान का हिस्सा? किसी को ठीक-ठीक नहीं पता। उत्तर प्रदेश के मदरपुर से एक साथ 31 ऐसी आकृतियां मिली हैं, जिससे लगता है कि ये जगह इनके निर्माण का कोई बड़ा केंद्र रही होगी। एक मिनट, लेकिन कहानी में एक अंतर्राष्ट्रीय मोड़ भी तो है।
मैंने पढ़ा है कि इन लोगों के तार कहीं दूर तक जुड़े थे। हाँ, और यहीं से तस्वीर और बड़ी हो जाती है। राजस्थान के खुर्दी से मिली एक ताम्र निधि में नालीदार प्यालियां मिली हैं। चैनल्ड कप्स। जी, और दिलचस्प बात यह है कि हूबहू ऐसे ही प्याले उस समय ईरान में भी बहुत लोकप्रिय थे। ईरान मतलब हम यहाँ गंगा के मैदानों में बसे गांवों की बात कर रहे हैं और उनके तार सीधे ईरान से जुड़े थे। बिल्कुल, ये प्राचीन व्यापार या सांस्कृतिक संपर्क की ओर एक बहुत मजबूत इशारा है। ये लोग दुनिया से कटे हुए नहीं थे। तो सवाल ये उठता है कि ये लोग थे कौन? ये रहस्यमयी वस्तुएं बनाने वाले, ईरान तक संपर्क रखने वाले, क्या हमें इनकी पहचान के बारे में कुछ पता है? ज्यादातर विशेषज्ञ इनका संबंध गेरू वर्णी मृदभांड संस्कृति यानी ओकर कलर्ड पॉटरी ओसीपी से जोड़ते हैं। ओसीपी? हाँ, जहां जहां ये ताम्र निधियां मिली है, अक्सर उसी पुरातात्विक परत में गेरुए रंग के मिट्टी के बर्तन भी मिलते हैं। लेकिन ये लोग कौन थे, इस पर विद्वानों के बीच एक बहुत बड़ी बहस चली है। अच्छा, क्या थी वो थियरीज? देखिए, शुरुआती दौर में हाइन गेल्डन जैसे एक ऑस्ट्रियाई विद्वान ने इन्हें आर्यों से जोड़ा। आर्यों से? हाँ, मतलब ऋग्वेद वाले आर्य। हाँ, बिल्कुल। उनका मानना था कि ये वही लोग हैं, घोड़ों पर सवार होकर आए और यहाँ के लोगों पर विजय प्राप्त की। ये तो बहुत बड़ा दावा है, लेकिन क्या इस थ्योरी को समर्थन मिला? शुरू में स्टुअर्ट पिगट जैसे बड़े पुरातत्वविद ने भी इसका समर्थन किया था, लेकिन बाद में जब और सबूत सामने आए तो उन्होंने अपना मत बदल दिया। हाँ, अपनी किताब प्री हिस्टोरिक इंडिया में उन्होंने एक बिल्कुल नया और अलग सिद्धांत दिया। उन्होंने कहा कि ये शायद सैंधव सभ्यता के वो विस्थापित लोग हो सकते हैं जिन्हें किसी बाढ़, हमले या मतलब जलवायु परिवर्तन की वजह से सिंधु घाटी छोड़कर गंगा यमुना के मैदानों में बसना पड़ा। ये तो बहुत बड़ा बदलाव है। एक थ्योरी उन्हें हमलावर आर्य बताती है और दूसरी उन्हें हड़प्पा के शरणार्थी। बिल्कुल। पिगट का तर्क था कि इन ताम्र निधियों में मिले कुछ औजारों का डिजाइन हड़प्पा के औजारों से मिलता जुलता है। तो ये दिखाता है कि ऐतिहासिक व्याख्याएं नई खोजों के साथ कैसे बदलती रहती हैं। तो इसका मतलब ये कोई एक अकेली संस्कृति नहीं थी। नहीं, इसे एक बड़े नेटवर्क की तरह समझना चाहिए जिसमें हर इलाके का अपना अलग रंग था। तो ये कोई एक साम्राज्य नहीं था। एकदम, ये अलग अलग क्षेत्रीय संस्कृतियों का एक जाल था। अगर हम भारत के नक्शे पर एक सफर करें तो हमें 4 प्रमुख सांस्कृतिक क्षेत्र दिखते हैं: कायथा, आहाड़, मालवा और जोरवे। तो चलिए अब इन प्राचीन गांवों की एक सैर करते हैं। शुरुआत करते हैं राजस्थान से, जहां तांबे का खजाना था। यहां हमें आहाड़ संस्कृति मिलती है। हाँ, और आहाड़ का पुराना नाम ताम्रवती ही था, यानी तांबे वाली जगह। अच्छा, लेकिन आहाड़ स्थल अपने आप में एक पहेली है। यहां तांबा गलाने की भट्टियां मिली हैं, तांबे का कचरा मिला है, लेकिन अजीब बात यह है कि वहां पत्थर के औजार लगभग नहीं मिले। एक मिनट, एक ताम्र पाषाणिक बस्ती जहां पत्थर के औजार ही ना हो, ये तो अपने नाम के ही खिलाफ है। इसका क्या मतलब हो सकता है? इसका मतलब ये हो सकता है कि आहाड़ एक खास तरह की बस्ती थी जो सिर्फ तांबे के उत्पादन पर केंद्रित थी। शायद वे अपने तांबे के औजारों के बदले दूसरी बस्तियों से पत्थर के औजार ले लेते थे। और इसी संस्कृति का एक स्थल है गणेश्वर, जिसे तो ताम्रयुगीन सभ्यताओं की जननी भी कहा जाता है। जननी इसलिए क्योंकि माना जाता है कि यहीं से हड़प्पा सभ्यता को तांबा सप्लाई किया जाता था। माना जाता है, मतलब पक्का सबूत नहीं है। पक्का लिखा हुआ सबूत नहीं है। हम सिर्फ पुरातात्विक समानताओं और इस इलाके में तांबे की खदानों की मौजूदगी के आधार पर ये अंदाजा लगा रहे हैं। और राजस्थान में ही एक और अद्भुत खोज हुई है, बालाथल में। एक योगी का कंकाल है ना? हाँ, ये एक असाधारण खोज है। बालाथल में एक योगी का कंकाल मिला जो समाधि की मुद्रा में था, पद्मासन लगाए हुए। और जब उसकी जांच की गई तो पता चला कि उसे कुष्ठ रोग था। ओह! इसे दुनिया में कुष्ठ रोग का सबसे पुराना पुरातात्विक प्रमाण माना जाता है। और एक और स्थल है जहां कुछ अलग मिला, गिलुंद। हाँ, गिलोन की सबसे बड़ी खासियत यह है कि ये एकमात्र ताम्र पाषाणिक स्थल है जहां मकान बनाने में पकी हुई ईंटों का इस्तेमाल हुआ। बाकी सभी जगहों पर कच्ची ईंटों या मिट्टी फूस के घर मिलते थे। और पकी हुई ईंटें बनाना तो एक बड़ी तकनीकी छलांग थी। बिल्कुल, जो उस समय ज्यादातर हड़प्पा के शहरों तक ही सीमित थी। तो राजस्थान में हमें धातु के माहिर मिले, लेकिन अगर हमें उस दौर की कला और रोजमर्रा की खूबसूरती देखनी हो तो हमें मध्य भारत की ओर जाना होगा, जहां मालवा संस्कृति के कुम्हार मिट्टी पर जादू कर रहे थे। बिल्कुल सही। मालवा संस्कृति के बर्तनों को सभी ताम्र पाषाणिक संस्कृतियों में सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। अच्छा, ऐसा क्या खास था उनमें?
ये हल्के लाल या गुलाबी रंग के होते थे, जिन पर काले रंग से बहुत ही महीन और खूबसूरत डिजाइन बने होते थे। और इस संस्कृति का सबसे महत्वपूर्ण स्थल है नवदाटोली, जो नर्मदा नदी के किनारे बसा था। हाँ, और ये इस महाद्वीप का सबसे विस्तृत खुदाई वाला ताम्रपाषाणिक स्थल है। यहाँ से हमें उस समय के जीवन की बहुत ही साफ तस्वीर मिलती है। क्या मिला वहां से? लगभग हर तरह के अनाज के सबूत मिले हैं। गेहूं, चावल, बाजरा, मसूर, मटर, अलसी। किसी और ताम्रपाषाणिक स्थल से इतने विविध अनाज नहीं मिले। यह बताता है कि वे खेती में कितने माहिर थे। मैंने सुना है नवदाटोली के बर्तनों पर बने चित्र भी कमाल के। हाँ, कुछ बर्तनों पर सामूहिक मानव नृत्य के दृश्य भी पाए गए हैं। ऐसा लगता है जैसे वो अपने समुदाय के उत्सवों को इन बर्तनों पर कैद कर रहे थे। अरे वाह! एक बर्तन पर तो एक लोमड़ी और कौवे की कहानी जैसा चित्र भी है, जो शायद पंचतंत्र की किसी पुरानी कहानी का संकेत हो। और मध्य भारत में ही सबसे पुरानी संस्कृति कायथा भी थी। इसका संबंध महान खगोल शास्त्री वराह मिहिर से भी जोड़ा जाता है। जी, कायथा का प्राचीन नाम कपित्थक था, जो वराह मिहिर की जन्मभूमि मानी जाती है। और कायथा से मिली एक खोज तो सैंधव सभ्यता से इसके गहरे रिश्ते की ओर इशारा करती है। वो कौन सी खोज? यहाँ एक घर में एक घड़ा मिला, और जब उसे खोला गया तो उसमें सेलखड़ी के बने 40,000 छोटे-छोटे मनके मिले। 40,000 एक घड़े में? हाँ, और ये मनके बिल्कुल वैसे ही थे जैसे मोहनजोदड़ो से मिले हैं। तो ये तो व्यापार से कहीं ज्यादा गहरे संबंध का सबूत लगता है। बिल्कुल, शायद कोई व्यापारी यहाँ बस गया था, या यहाँ के लोग हड़प्पा के फैशन और आभूषणों की नकल कर रहे थे। तो राजस्थान के धातु विशेषज्ञों और मध्य भारत के कलाकारों से मिलने के बाद अब हम महाराष्ट्र की ओर बढ़ते हैं, जोरवे संस्कृति की धरती पर। और यहाँ हमें जीवन से ज्यादा मौत के रहस्य देखने को मिलते हैं। हाँ, जोरवे संस्कृति इन सब में सबसे लंबे समय तक चली, लगभग 700 ईसा पूर्व तक। और यहाँ के रीति रिवाज बहुत खास और कह सकते हैं कुछ हद तक हैरान करने वाले थे। खासकर उनके अंतिम संस्कार के तरीके, जिसे शवाधान कहते हैं। जी, मैंने इसके बारे में पढ़ा है और ये सुनकर ही अजीब लगता है। वे वयस्कों को घर के फर्श के नीचे ही दफना देते थे। लेकिन सबसे अजीब बात ये थी कि दफनाने से पहले उनके पैर काट दिए जाते थे। जी, इसे फुट एम्पुटेशन कहते हैं। ऐसा क्यों किया जाता था, ये एक बड़ा रहस्य है। बच्चों को दफनाने का तरीका अलग था। उन्हें कलश में दफनाते थे, है ना? हाँ, उन्हें 2 बड़े मिट्टी के कलशों को मुंह से मुंह जोड़कर उसके अंदर रखकर दफनाया जाता था। इसको लेकर पुरातत्वविदों में क्या थ्योरीज हैं? कई थ्योरीज हैं। एक मानती है कि ये अंधविश्वास था, ताकि मरने वाले की आत्मा भूत बनकर वापस न लौट सके। अच्छा। दूसरी थ्योरी कहती है कि ये शायद सम्मान देने का तरीका था, ताकि आत्मा को सांसारिक बंधनों से मुक्ति मिल जाए। सच क्या है, हम नहीं जानते। इस संस्कृति का सबसे बड़ा स्थल दैमाबाद था, और यहीं से वो प्रसिद्ध कांस्य निधि मिली है, जिसका वजन करीब 60 किलो था। हाँ, और ये कोई मामूली औजार नहीं थे। एक पूरा रथ था जिसे 2 बैल खींच रहे हैं और उसे एक नग्न आदमी चला रहा है। साथ में एक गैंडा, एक हाथी और एक भैंसा। ये सभी ठोस कांस्य के बने हैं। लेकिन एक मिनट, हम तो ताम्रपाषाण यानी कॉपर एज की बात कर रहे हैं, फिर ये कांस्य ब्रॉन्ज की इतनी भारी और उन्नत मूर्तियां यहाँ क्या कर रही हैं? ये फिर से उसी पहेली की तरफ इशारा करता है ना। बिल्कुल। ये दिखाता है कि ये संस्कृतियां एक दूसरे से कितनी जुड़ी हुई थी। शायद ये रथ और जानवर हड़प्पा के किसी कारीगर ने बनाए थे और व्यापार के जरिए यहाँ पहुंचे, या फिर जोरवे के लोगों ने खुद ही कांस्य बनाने की तकनीक सीख ली थी। और दूसरा महत्वपूर्ण स्थल है इनाम गांव, जहां हमें एक विकसित गांव की पूरी संरचना देखने को मिलती है। हाँ, इनाम गांव के सबसे ज्यादा खुदाई हुई है। यहाँ हमें एक मुखिया का 5 कमरों वाला घर मिला है, जिसके बगल में एक अन्न भंडार भी था। वाह! सिंचाई के लिए बनाई गई नहरें और पत्थर का एक बांध भी मिला है। ये दिखाता है कि समाज में अब एक मुखिया या सरदार का पद विकसित हो चुका था। और ये सामाजिक ऊंच नीच उनके अंतिम संस्कार में भी दिखती थी। बिल्कुल। इनाम गांव में 2 सरदारों को बहुत ही विशेष तरीके से चतुष्पादी कलश शवाधान में दफनाया गया था। मतलब 4 पैरों वाले बड़े बड़े मिट्टी के कलशों में। एक कलश पर तो पतवारों वाली नाव का चित्र भी बना है, जो शायद परलोक की यात्रा का प्रतीक हो। तो ये साफ दिखाता है कि समाज में अब हैसियत के हिसाब से अंतिम संस्कार भी अलग अलग होने लगे थे। जी हाँ। तो आज की इस चर्चा को समेटते हैं। ये साफ है कि ताम्रपाषाण काल भारत में कोई एक सीधा साधा पिछड़ा हुआ दौर नहीं था। ये तो अलग अलग क्षेत्रीय संस्कृतियों का एक गुलदस्ता था। हाँ, जिनकी अपनी खास पहचान,
रीति रिवाज और तकनीक थी। हमने ईरान तक अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के सबूत देखे, पकी ईंटों वाले विकसित गांवों और रहस्यमयी धार्मिक प्रथाओं के बारे में जाना। और हमें उस केंद्रीय पहेली को नहीं भूलना चाहिए जिससे हमने शुरुआत की थी, इसका ज्यादा विकसित कांस्य युग की सैंधव सभ्यता के बाद आना। ये हमें इतिहास की सीधी सरल प्रगति की धारणा पर सवाल उठाने के लिए मजबूर करता है। ये दिखाता है कि हड़प्पा जैसे शहरी केंद्रों के पतन के बाद भी भारत के ग्रामीण इलाकों में जीवन और तकनीक अपनी रफ्तार से फल फूल रही थीं। बिल्कुल, स्रोत हमें ये तो बताते हैं कि ये लोग क्या करते थे, पर ये बहुत कम बताते हैं कि वे ऐसा क्यों करते थे। जोरवे संस्कृति में मृतकों के पैर काटने की उस अजीब प्रथा को ही लीजिए। हाँ, क्या ये कोई अंधविश्वास था ताकि आत्मा वापस न लौट सके, या ये सम्मान देने का कोई तरीका था, या फिर इसका कोई और ही मतलब था जो हम आज समझ नहीं पा रहे हैं। हमारे पास सुराग है, लेकिन इन प्रथाओं के पीछे की मान्यताएं आज भी एक गहरा रहस्य है जिनके उजागर होने का इंतजार है।